स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम सुदूर संवेदन के उपयोग या अनुप्रयोग यूज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारी डिजिटल इमेज होती है वो क्या होती है बायो फोटोग्राफ में, और जो उपग्रह हमारी फ़ोटो है या इमेज है उसमें क्या फ़र्क है। अब हमारे पास जो सैटेलाइट इमेज है वो तो हमें मिल गई, लेकिन उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सैटेलाइट इमेज से जो इन्फॉर्मेशन निकालना है वो कठिन कार्य है, लेकिन जब हम इससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे जो दैनिक जीवन है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो इसमें जो हम उसको यूज़ में ला सकते हैं, आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मौसम संबंधी जब हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उनका प्रयोग हम मौसम की फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। मौसम में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन आ रहा है, कब आ रहा है, इस तरह की जानकारी हमें इन बिंबों से मिल जाती है। पृथ्वी के किस कोने में चलने वाली हवा कितनी खतरनाक हो सकती है या चक्रवात किस रूप में आ सकता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। जैसे अब अगर आज के टाइम की बात करें तो जो हमारा ताउते साइक्लोन है, चक्रवात है, उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले से ही हमें मिल गई, और उस तबाही से जो नुकसान होना था वो नुकसान हमारा कम हो गया। देखो, इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, प्रकृति से चलते हैं, लेकिन जब हमें इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है, पहले से जानकारी होती है, तो इसका जो प्रभाव है वो हम कम कर पाते हैं। कोई भी जगह है उसमें, जैसे समुद्र में कोई जगह है, समुद्र का जो जल स्तर है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, कितनी मात्रा में पिघल रही है, इसका अंदाज़ा भी हम उपग्रह जो बिंब है हमारे, उनसे लगा सकते हैं। किसी शहर में आपातकालीन स्थिति का सर्वे या जानकारी हम आसानी से कर सकते हैं। किसी युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों की स्थिति और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। किसी प्राकृतिक घटना का पता लगाने, स्थिति अर्थात घटना में क्षति आदि का सर्वे भी हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे जो भी अब हमारा जो साइक्लोन चल रहा है, ताउते साइक्लोन चल रहा है, उसको के ख़त्म होने के बाद उस एरिया में नुकसान कितना हुआ उसका पता हम आसानी से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। फिर है सुदूर संवेदन का प्रयोग जल संसाधनों के अनुप्रयोग में। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में हम कहाँ पर सुदूर संवेदन का प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्षा का जल सामयिक तथा स्थानिक रूप से असमान होता है। बाढ़ एवं सूखा आदि समस्याओं का प्रमुख कारण है। जो बारिश है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्थान पर एक जैसी हो, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम उन जगहों का पता लगा लेते हैं और वाटर मैनेजमेंट करने में हमारे आसानी हो जाती है। बाढ़ एवं सूखा जैसी समस्याओं सहित अन्य विविध समस्याओं के समाधान के लिए जल की निरंतर मांग में वृद्धि होने के कारण जल संसाधनों का उचित उपयोग और प्रबंधन करने में भी हम सुदूर संवेदन प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। जल संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्र प्रभावशाली जल प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्य है। फिर स्थलाकृतिक मानचित्र, हवाई छायांकन जैसी परंपरागत विधियों का प्रयोग काफ़ी समय लेता है। ठीक है, तो और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हमारी सीमाएं हैं, लेकिन जो सुदूर संवेदन है वो प्रणाली पिछले काफ़ी वर्षों से हो रही है, और उसमें जो परिवर्तन, हमारी जो आधुनिक पद्धति हम यूज़ कर रहे हैं, उसके जो परिणाम हैं वो हमें बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। इस वजह से इन सभी क्षेत्रों में उसका सुदूर संवेदन का प्रयोग तेज़ी से हो रहा है। सुदूर संवेदन विधि द्वारा एक बड़े क्षेत्र का मापन बिल्कुल ही कम समय में हम आसानी से कर लेते हैं। अगर यही काम हमें बायो फोटो से करना पड़े तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और पैसा भी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणालियों का जल संसाधन एवं प्रबंधन के अनेक क्षेत्रों अब कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भू उपयोग है, भू आच्छादन वर्गीकरण, बाढ़ के मैदान के प्रबंधन में जल विभाजकों का मानचित्रण हम कर सकते हैं।
अपवाह क्षेत्र का अध्ययन हम कर सकते हैं। हिम आच्छादन, बर्फ से जो ढके हुए प्रदेश हैं उनका मानचित्रण हम कर सकते हैं। जलाशय अवसाधन, जो नदियाँ होती है या झीलें होती हैं उसमें अवसाद कितना ज़्यादा है। जल गुणवत्ता अध्ययन, ठीक है, जल में कितने मिनरल्स हैं, कितनी अशुद्धियाँ हैं। भूजल अध्ययन, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे का पानी है, ठीक है। तो इन सब का जो प्रयोग है वो हम आसानी से सुदूर संवेदन के द्वारा कर सकते हैं। भू उपयोग या भू आच्छादन वर्गीकरण हम सुदूर संवेदन की सहायता से कर सकते हैं। तो सुदूर संवेदन की तकनीक से हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी की सतह है उस पर उपलब्ध मृदा, वनस्पति, जल, शहरीकरण इत्यादि का आवरण हम जो सुदूर संवेदन की हमारी टेक्निक है उसके द्वारा कर सकते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि भाई वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की वनस्पति है, जल की उपलब्धता कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, शहरीकरण कितना है। फिर है भूमि आच्छादन का बहु स्पेक्ट्रमी वर्गीकरण। जल संसाधनों के लिए प्रथम स्थापित सुदूर संवेदी अनुप्रयोग हेतु सर्वप्रथम स्थापित किया गया। इसके अलावा जैसे कृषि है, वन प्रबंधन है, शहरीकरण है एवं भूमि सतह है। सतह के ऊपर की मृदा में होने वाला बाष्पीकरण कितना है, ठीक है। इसकी जो जितने भी भूमि के अंदर ये भौतिक परिवर्तन आते हैं उनका मानचित्रण हम आसानी से सुदूर संवेदन की तकनीक से कर सकते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भी हम अपवाह की मात्रा, आर्द्रता, भूजल पुनः पूरण अधिक प्रभावित होते हैं। देखो वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, लेकिन बारिश कितनी हो रही है, उससे जो भूजल पुनः पूरण है हमारा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना हमारा जल लॉस्ट हुआ है, कंज्यूम हुआ है, उतना ही जल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भूमि उपयोग की विशिष्टताओं के मानचित्रण द्वारा उनकी सतही अभिलक्षण का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो भूमि उपयोग की जो भी विशेषताएं हैं उनका मानचित्रण हमने कर दिया कि भाई कहाँ पर मृदा किस तरह की है, वनस्पति किस तरह की है, पानी है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है हम सुदूर संवेदन की सहायता से कर सकते हैं। सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़ों का जल विज्ञानीय निर्देश में परिवर्तन करने में उपयोग होता है। बहुत से जल विज्ञानीय निर्देशों में वनस्पति मापदंड का संबंध निर्देश के घटकों यानी कि वाष्पीकरण को रोकना के चयन पर निर्भर करता है। सुदूर संवेदन द्वारा भूमि उपयोग भू आच्छादन हेतु अनुसंधान के रूप में सुदूर संवेदन का उपयोग जल विज्ञान निर्देशों में हो रहा है। इन प्रयासों से भूमि की सूचनाओं को केंद्रित करके अपवाह वक्र संख्या विधि के द्वारा हम धारा प्रवाह की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो हमारी नदी है वो किस दिशा में जाएगी और उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, इसकी जानकारी हम सुदूर संवेदन द्वारा ले सकते हैं। स्वस्थ हरी वनस्पति, स्पेक्ट्रम दृश्यता और निकट अवरक्त क्षेत्रों में विविध विशेषताएं होती है, जबकि जो शुष्क मिट्टी है उसके दोनों स्पेक्ट्रों में अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन होता है। जहाँ पर हमारी वनस्पति हरी होगी वहाँ पर जो क्षेत्र हैं उनमें विविधताएं मिलेंगी आपको, लेकिन जो हमारी शुष्क मिट्टी है उसमें परिवर्तन कम मिलेंगे। तो इस प्रकार बहुस्पेक्ट्रमी आंकड़ों का प्रयोग करके हम भूमि पर उपलब्धता एवं विविध विशिष्टताओं को विभेदित कर सकते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हम रिमोट सेंसिंग की सहायता से कैसे पता लगा सकते हैं। नदी की आकृति, नदी विस्तार, बाढ़ विस्तार की सीमाएं एवं अवधि के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपयुक्त बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। नदी की शेप कैसी है, उसका विस्तार कितना है और वो कितने एरिया तक बाढ़ ला सकती है, इन सारी चीज़ों का हम सुदूर संवेदन की सहायता से पता लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों का क्षेत्रीकरण करते हैं। परंपरागत तरीकों से बाढ़ के तटों और तटबंधों के ऊपर से प्रभावित होने वाले जल का अनुमान लगा लेते हैं,
ठीक है। फिर हम भू आकृतिक मानचित्र करते हैं। नदी की जो ज्यामितीय मानचित्रण है उससे भू सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसके आधार पर हम बाढ़ अफवाह को नदी में से प्रवाहित करते हैं। ठीक है कि भी बाढ़ में जितना पानी यूज होएगा हम उसकी प्लानिंग कर देते हैं ताकि बाढ़ ना आए। उपग्रह से प्राप्त सुदूर संवेदन आंकड़ों की उपलब्धता ने बाढ़ की गति का अध्ययन काफ़ी सरल किया। सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से समस्त उपलब्ध घटनाओं के बारे में हमें विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो सकती है। सुदूर संवेदन तकनीक विभिन्न परिमाणों की बाढ़ के बाढ़ आकलन क्षेत्र, ठीक है, कि बाढ़ की इंटेंसिटी कितनी है और किस किस एरिया में बाढ़ आ सकती है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? ताकि बाढ़ परिमाण का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित किया जा सके। उच्च क्षमता वाले उपग्रह आंकड़े बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों के बारे में उपयोगी सूचना हमें यहाँ पर प्रदान कर देते हैं। किसी विशेष पुनरावृत्ति काल के लिए बाढ़ विस्तार का आकलन किया जा सकता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन के द्वारा। हमारा निकटवर्ती कंटूरों से नियमित ऊंचाई के लिए बाढ़ आकलन क्षेत्रों की सूचना प्राप्त की जा सकती है। देखो, कंटूरों से हमें हाइट का पता लग जाता है, ठीक है। उस हाइट के बेस पर हम किस एरिया में बाढ़ आएगी उस क्षेत्र को हम पता कर सकते हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए मानचित्र बनाने के लिए फिर हमारे काम आता है। और इस सारे प्रकरण में जो GIS होता है वो हमारी अहम भूमिका निभाता है। तो GIS से हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निर्धारण करने एवं बाढ़ के कारण जल स्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने में विस्तृत सीमा वाला सॉफ्टवेयर ये हमें प्रदान करता है। तो GIS आकारिकीय आंकड़ा बेस एकत्रित स्थानिक आंकड़ों जैसे आकारिकीय ऊंचाई नमूना, ठीक है, भविष्य में होने वाली बाढ़ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। GIS डाटाबेस में हम कृषि, सामाजिक, आर्थिक, सूचना तंत्र, जनसंख्या एवं मूलभूत संरचना के आंकड़े भी हम यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। इन आंकड़ों की सहायता से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों हेतु नीति निर्धारण, पुनरुद्धार योजना एवं क्षति मूल्यांकन करने में हमें सहायता मिलती है। जल विभाजक क्षेत्रों का मानचित्रण एवं प्रबोधन। तो जल विभाजक का हम मानचित्रण कर सकते हैं सुदूर संवेदन की सहायता से। तो जल भू संसाधनों एवं उनकी उत्पादकता के संरक्षण के लिए, ठीक है, जल विभाजकों की उचित योजना हमारे लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए जल विभाजक का अभिलक्षण एवं विश्लेषण मूलभूत आवश्यकता है। देखो, जो भी है हमारे पास जल है, भू संसाधन है, उनसे जो चीज़ें हमें मिल रही हैं या उनके संरक्षण के लिए जो जल विभाजक है उसकी एक लिमिट तैयार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जल विभाजक अभिलक्षणों में भूविज्ञानीय, जल भूवैज्ञानिक, भू आकारिकीय, जल वैज्ञानिक, मृदा, भू आवरण, भू उपयोग आदि प्रचालों का मापन शामिल है। प्रबंधन की आवश्यकताओं के आकलन हेतु एरियल एवं अंतरिक्ष में लगे सुदूर संवेदकों का प्रयोग करके हम जल विभाजक क्षेत्रों को अभिलक्षित कर सकते हैं। तो सुदूर संवेदी आंकड़ों की सहायता से विभिन्न फिजियोग्राफिक प्रचलों जैसे आकार संरचना, जो नदी है हमारी उसका आकार कैसा है, उसकी भौगोलिक, उस एरिया की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जल निकास ढांचा कैसा है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जल निकासी बेसिन में लिए गए मापनों द्वारा सरिता की संख्या, कितनी नदियां उस क्षेत्र में हैं, लंबाई क्या है, प्रवणता क्या है उस नदी की, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार के जल विभाजक क्षेत्रों में भू उपयोग परिवर्तन, भू अपक्षरण के मध्य अववाह एवं अवसाद के बीच में परस्पर संबंध हम लोग स्थापित कर सकते हैं। अब ये देखो, ये हमने एक वही जल विभाजक यहाँ पर हमने स्थापित किए हैं। हमारे पास ये इमेज हमने डिजिटाइज की है। आप इसमें देखोगे कि भाई यहाँ पर नदियों का पूरा जाल है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने नदियों की संख्या को गिना, उनकी लंबाई और उनमें जो जल है उसकी प्रवणता को देखा। उसके आधार पर यहाँ पर इस इमेज में हमने बेसिन का निर्माण कर दिया। ये एक नदी है जो ये जा रही है, ठीक है। इसके बीच में जितनी भी यहाँ पे देखो, ये एक हमारी डिवीज़न हो रही है मेन, इसी तरीके से ये हमारी हो रही है यहाँ पर। ये दूसरा हमारा मेजर एरिया, फिर ये हमारा तीसरा मेजर एरिया। तो इनसे हमें यहाँ पे मतलब ये इसका आउटपुट है हमारा। हर एक नदी का यहाँ पे हमने बेसिन बना लिया, जिसके हिसाब से हम जो वाटर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर आसानी से कर पाते हैं। तो जो ये जितना भी ये प्रोसेस हुआ हमारा, ये सारा का सारा हमारा जो GIS के सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू किया। सैटेलाइट इमेज हमें मिल गई, हमने उसको प्रोसेस किया, हमारे पास ये रिज़ल्ट आए। हमने उनको और आगे प्रोसेस किया तो हमारे पास ये वाले रिज़ल्ट आए। सुदूर संवेदी तकनीक का कृषि में क्या क्या प्रयोग हो सकता है हमारा, जैसे फसलों के उत्पादन का अनुमान एवं उनकी स्थिति हम लगा सकते हैं कि फिर फसलों का उत्पादन कितना हुआ। इमेज से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो फसल की गुणवत्ता है वो कितनी है। फसलों का पूर्वानुमान और उनकी स्थिति, बीमारियों की जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है। सिंचाई की आवश्यकता की जानकारी हमें मिल जाती है। सॉइल मॉइस्चर से हमें ये पता चल जाता है कि भाई उस एरिया में सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है। वर्तमान में पराली जलाने से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ड्रोन की सहायता से हमने वायु फोटोग्राफी ली और उस एरिया का अंदाज़ा लगाया कि भाई कितने क्षेत्र में हमने पराली जलाई है। फिर है सुदूर संवेदी प्रणाली का भारत एवं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कुछ काम किया, उसके उदाहरण यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हरियाणा में एक एजेंसी है हरसेट, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में स्थित है, उसी में यहाँ पर एक ब्रांच है हमारी। तो ये ब्रांच इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो हरसेट ने क्या किया, इसरो के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए किए हैं, जिनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, ये है हमारा ग्रीन हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। ये ग्रीन एरिया है, इसको हमने मैप के रूप में यहाँ पर लेकर आए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जितना भी हमारा ग्रीन और ओपन स्पेस था उसको हाई रेजोल्यूशन डाटा से, लिस्ट फॉर सैटेलाइट डाटा हमने यूज़ किया। तो वो सारा डाटा हमने कलेक्ट किया। उसके बाद कंप्यूटेशन की और उस डाटे को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग हमने कर दी परसेंटेज पे ही, और फिर आइडेंटिफिकेशन कर दी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे करके हमने क्लासेस बना दी कि भाई बिल्डअप एरिया, ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस, वाटर बॉडीज़। क्लासीफाई करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आई वो ये है। जितना भी रेड एरिया है वो सारा बिल्टअप एरिया है, जितना भी ग्रीन एरिया है हमारा वो ग्रीन हो गया। ओपन स्पेसेस, ये इस कलर से हमने ओपन स्पेसेस दिखाए हैं। जो ब्लू कलर है वो हमारी वाटर बॉडी को शो कर रहे हैं। तो ये हमें इमेज मिली, सैटेलाइट इमेज। उसके बाद हमने कंप्यूटेशन करके हमने क्लासिफिकेशन की और हमारे पास ये मैप उस एरिया का आ गया। अब ये है दिल्ली में ब्रिक किल्न, जो हमारे ईंट के भट्टे लगते हैं उनका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने भी हमारे ईंट के भट्टे हैं उनका हमने पॉइंट डाटा कलेक्ट किया गूगल अर्थ से, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, वर्ल्ड व्यू, क्विक बर्ड, कार्टोसैट, अलग अलग टाइम पीरियड की 2007, 12 और 17 की हमने इकट्ठी की। फिर उसकी मैपिंग और डीमार्केशन की टेम्पोरल सैटेलाइट डाटा के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर 2007, 12 और 17 का डाटा यूज़ किया है। फिर हमने जो ये डिमार्केशन की, इसके आधार पर हमने टेम्पोरल बेसिस पे कंपेयर किया कि भाई कितनी ज़्यादा
जो है ईंट के भट्टों की संख्या बढ़ी, कितनी कम हुई। फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन हमने की, ठीक है। उसके बाद कैचमेंट एरिया हमने लिया 3 सैटेलाइट से। फिर हमने जो आउटपुट आई हमें, उसमें हमने ये बताया कि भाई कहाँ कहाँ पर ईंट के भट्टे लगे हुए हैं, उनका नुकसान कहाँ कहाँ पर है, उनके लिए एक ऑप्टिमम लोकेशन क्या हो सकती है। फिर ये है हमारा सॉइल मॉइस्चर वाला। इस तरह से हम यहाँ पे हमने मोडीज और लैंडसेट सैटेलाइट यूज़ की, ठीक है। इससे हमें मॉइस्चर जो है वो फाइन रेजोल्यूशन का मिला। अब मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर का पता लगाने का फ़ायदा क्या मिलता है हमें, एक तो जो क्लाइमेट है उसमें हमें अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है कि भाई जो इरिगेशन है किसी भी एरिया में वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर से हमें ये भी पता लग जाता है कि भाई कोई भी एरिया है वो सूखे की चपेट में तो नहीं आने वाला है। और जो हम नहरों में पानी डालते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उसका भी हमें अंदाज़ा रहता है कि भाई इस एरिया में पानी की ज़रूरत है और इस एरिया में पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में हमें जो सुदूर संवेदी हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।